Assalamu alaikum, dear students. Myself, Engineer Adnan Shakil, Chairman GSCI and Chemistry Tutor at GSCI Pulwama. As you guys know that NEET exam is around, right? जो NEET के बच्चे हैं बेटा इस टाइम इनको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है वो एक तो मॉक टेस्ट पे करने हैं एंड रिविजन्स पे करने हैं। इसलिए GSCI ने भी अपनी जो है यहाँ पे है फिनिशिंग टच टेस्ट सीरीज फॉर NEET स्टार्ट किया था। उसमें जो हमारा सेकंड पेपर हुआ था NEET का, जो हमने टेस्ट सीरीज यहाँ पे स्टार्ट की थी, उसका जो केमिस्ट्री पोर्शन है बेटा वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, राइट बेटा? तो हमारा जो पहला क्वेश्चन हमारे टेस्ट में आया था, कैलकुलेट डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन A plus B in equilibrium with C plus D at 27 डिग्री सेल्सियस फॉर विच K is equal to 10⁻²। तो सिंपली बेटा अगर इस क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है हमें इसमें डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट का वैल्यू ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, जो भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है बेटा उसका डेल्टा जी जो है दैट इज इक्वल टू 0। ये बेसिक सा क्वेश्चन आप सबको पता है। जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आती है बेटा उसका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है दैट कम्स आउट टू बी 0। अब बचा क्या बेटा? डेल्टा जी नॉट। तो हमें इस रिएक्शन के लिए यहां पे डेल्टा जी नॉट का वैल्यू निकालना है। तो सिंपली बेटा अगर डेल्टा जी नॉट का वैल्यू आपको निकालना होगा, आपको पता है बेटा वो किसके बराबर होता है? -2.303 RT log of K। RT log of K सिंपल सी फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट का वैल्यू निकालने के लिए। तो ठीक है बेटा, तो कैलकुलेशन करते हैं। इट इज -2.303। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आवर गैस कांस्टेंट? इट इज 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन इनटू टेंपरेचर। अब यहां पे जो R का वैल्यू मैंने लिया दैट इज 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। तो अगर R का वैल्यू केल्विन में आती, अगर यहां पे मैंने R का वैल्यू जो है उसमें मैंने केल्विन यूज किया, तो आपका टेंपरेचर भी जो है बेटा वो यहां पे केल्विन में आना चाहिए, राइट? मेरा टेंपरेचर किस में दिया है? डिग्री सेल्सियस में। तो पहले हम टेंपरेचर को कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। किसके बराबर है? 273 प्लस जो टेंपरेचर डिग्रीज में दिया है वो कितना दिया है? 27 डिग्री सेल्सियस। इट कम्स आउट टू बी 300 केल्विन, राइट? बी क्लियर गाइस, बी क्लियर। 300 केल्विन इनटू log of K केल्विन, वो उसका K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसका वैल्यू कितना है? 10⁻², राइट? तो कैलकुलेशंस करते हैं। It comes out to 19 multiplied by 300 into, यहां पे बेटा log की एक फॉर्मूला लगेगी, log m raised power n किसके बराबर होता है? n log m, यानी 2 log 10। 2 log 10। सो ये किसके बराबर आएगा बेटा? -19 into 600। ठीक है, 300 into 2 600। और log 10 किसके बराबर होता है बेटा? 1। log 10 1 के बराबर होता है। और यहां पे जो इसका आंसर आएगा बेटा ये आएगा, एक सेकेंड, राइट? मल्टीप्लाई कर कीजिए इसको। 54 4 carry 6 it is 11, right? So your answer is 11400 joules. So your answer is 11400 joules, but your answer is given, your options are in kilojoules, so मैं इस joules को convert करूंगा kilojoules में by dividing 1000. So your answer will be 11.4 kilojoules minus में। So your option first is the correct option, right? तो बेटा यहाँ पे डेल्टा जी नॉट का वैल्यू ढूंढना था, सिंपल फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, राइट? बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ मोलर एंट्रोपी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, वॉल्यूम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर। तो यहां पे बेटा आपकी 4 प्रॉपर्टीज का वैल्यू, 4 प्रॉपर्टीज का नाम दिया है। हमारे सिस्टम की 4 प्रॉपर्टीज का नाम यहां पे दिया है। क्वेश्चन बोल रहा है बताइए इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है ऐसी जो एक्सटेंसिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, हमारे पास 2 टाइप्स की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है। नंबर 1 इंटेंसिव, नंबर 2 एक्सटेंसिव। बेटा इंटेंसिव क्या होता है और एक्सटेंसिव क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है सिस्टम की जो डिपेंड नहीं करते हैं मास या साइज ऑफ सिस्टम पे, ठीक है? वो इस पे डिपेंड नहीं करते हैं। और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है बेटा वो डिपेंड करते हैं बेटा किस पे? आपके मास पे भी और आपके साइज ऑफ सिस्टम पे भी, राइट बेटा? हमें यहां पे कौन से ढूंढना है बेटा? हमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ढूंढनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, जिस भी किसी प्रॉपर्टी के सामने मोलर टर्म लगी होगी या स्पेसिफिक टर्म लगी होती है बेटा, दे आर कंसिडर्ड इंटेंसिव। ठीक है बेटा, आज के बाद कोई भी प्रॉपर्टी दिखी सामने इंटेंसिव, सामने लगा है स्पेसिफिक या सामने लगा है मोलर, वो इंटेंसिव है। तो बेटा बताइए मोलर एंट्रोपी कौन सी टर्म है?
ये बेटा इंटेंसिव बन गई। स्पेसिफिक वॉल्यूम कौन सी टर्म है? इंटेंसिव। अब यहां पे हीट कैपेसिटी एंड वॉल्यूम जो है ये दो टर्म जो है दे आर कंसिडर्ड एक्सटेंसिव, बिकॉज इन दोनों का वैल्यू डिपेंड करता है किस पे? मास ऑफ द सिस्टम पे। सो योर आंसर इज, एक तो बेटा आपका हीट कैपेसिटी यानी थर्ड और वॉल्यूम यानी 4, 3 and 4, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपका वॉल्यूम जो सिस्टम का होता है और हीट कैपेसिटी जो सिस्टम का होता है बेटा, ये दोनों डिपेंड करते हैं किस पे? ऑन द मास या ऑन द अमाउंट ऑफ द सिस्टम। अगर मैं इस हीट कैपेसिटी को सामने मोलर हीट कैपेसिटी लगा रहा था तब जाके ये इंटेंसिव बन जाता है, राइट? बहुत ही इजी क्वेश्चन था बेटा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। Your next question, 5 moles of a gas is put through a series of changes as shown graphically in a cyclic process, then A to B, B to C and C to A respectively are। यहां पे हमारा एक सिस्टम है बेटा, एक सिस्टम है जो पहले A पे था और A से कहां गया? B की तरफ। आपको क्वेश्चन बोल रहा है बताइए ये कौन सी प्रोसेस है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां सिंपली देखिए, सिस्टम पहले स्टेट ए पे था, वहां से ये स्टेट बी की तरफ गया। बताइए जब सिस्टम ए से बी की तरफ गया कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी जो इसका कांस्टेंट रहा? दैट इज वॉल्यूम। देखो सिस्टम ए के लिए भी वॉल्यूम जो था सिस्टम बी के लिए भी वही वॉल्यूम है, तो ए टू बी आपके सिस्टम में वॉल्यूम कांस्टेंट रहा है, उस चीज को हम बेटा क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक। सो व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है सिस्टम का। एंड दूसरा बेटा देखिए B टू C, अभी B टू C रहने दीजिए, C टू A। चलिए बेटा जब आपका सिस्टम C पे था और C से A की तरफ गया, मुझे बताइए वहां पे कौन सी चीज यहां पे कांस्टेंट रहा है? दैट इज टेंपरेचर। तो C टू A जो है इस प्रोसेस का नाम आएगा आइसोथर्मल, क्योंकि जिस भी किसी प्रोसेस में टेंपरेचर कांस्टेंट रहता है हम बोलते हैं इट इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस। अब यहां पे जो पोर्शन बचा दैट इज B टू C, जब आपका सिस्टम B से C की तरफ गया उस टाइम इस प्रोसेस का नाम क्या आएगा बेटा? तो बेटा सिंपली मैं ये ग्राफ इस साइड से लाता हूं, यहां से वॉल्यूम एक्सिस, यहां से टेंपरेचर एक्सिस। आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का है बेटा, यहां पे B, यहां पे C। आपका सिस्टम B से स्टेट C की तरफ आया है, आपको बोलना ये कौन सा है। तो बेटा सिंपल देखिए व्हाट इज द नेचर ऑफ कर्व है, आप सिंपली देख पा रहे हो B टू C। ये जो ग्राफ यहां पे है इट इज अ स्ट्रेट लाइन। मुझे बताइए हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन कब आता है बेटा? व्हेन द टू वेरिएबल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। व्हाट डज इट मीन? यहां पे वॉल्यूम और टेंपरेचर जो है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, और ये पॉसिबल तब होता है जब आपके नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर सिस्टम का क्या होता है? कांस्टेंट। सर ये किसने बोला? एक लॉ ने जिसका नाम है बेटा चार्लीज लॉ। चार्लीज लॉ क्या बोलता है? दैट वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। जितना टेंपरेचर बढ़ाओगे उतने सिस्टम का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, बट कंडीशन इज गिवन व्हेन द सिस्टम का मास एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। तो यहां पे जब सिस्टम B से C की तरफ आया होगा, नेचर ऑफ द कर्व इज स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब है V और T एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब V और T एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वहां पे प्रेशर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो यहां पे जो है ये प्रोसेस जो है इट इज आइसोबारिक इन नेचर, जहां पे प्रेशर क्या है? जहां पे प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो बेटा सबसे पहले A टू B क्या आया? आइसोकोरिक। B टू C क्या आया? आइसोबारिक। सो योर ऑप्शन पहला आइसोकोरिक आना चाहिए, वो यहां है। फिर ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। देखो बेटा A टू B आइसोकोरिक, ठीक है, B टू C आइसोबारिक, राइट, फिर C टू A आइसोथर्मल। सो योर ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, राइट बेटा। सिंपल सा क्वेश्चन था। Next question, smelting of iron takes place through this reaction. Fe2O3 plus 3 times carbon gives 4 times Fe plus 3 times carbon dioxide, right? The delta H naught of Fe2O3 and CO2 are given. You have to find whether this reaction is endothermic, exothermic. हमें इन ऑप्शंस में एक ऑप्शन ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट इज स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग का मतलब सिंपल सा एक बेटा इट इज अ मेटलर्जिकल टेक्निक, एक्सट्रैक्टिव टेक्निक, जिसमें हम हमारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम देयर ओर्स बाय गिविंग हीट, by using some reducing or oxidizing agent, right? तो सिंपली यहां पे हमें देखना है ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक। तो जो बेटा कोई भी रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक, उसके लिए आपको क्या निकालना होता है? डेल्टा H। तो बेटा इस रिएक्शन में सिंपली आप निकालोगे डेल्टा H नॉट ऑफ द रिएक्शन, और वो किसके बराबर आएगा बेटा? वो आएगा डेल्टा H नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्टेंट। बट यहां पे जो डेल्टा H दिया है ये है डेल्टा HF, यानी स्टैंडर्ड
enthalpy of formation, and you all guys know that standard enthalpy of formation is defined only for 1 mole. तो यहाँ पे सिंपली बेटा हमें क्या करना है, पहले हमें एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट की लेनी है. आपका प्रोडक्ट कौन कौन है बेटा, एक तो आयरन है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड. तो बेटा पहले आयरन का जो डेल्टा H नॉट है वो 0 आएगा. क्यों? क्योंकि ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है बेटा, ये किसी भी कंपाउंड में यहाँ नहीं है, इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सो द डेल्टा H नॉट फॉर आयरन विल बी टेकन एज 0. सो दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास कौन सा बचा, कार्बन डाइऑक्साइड. बताइए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या वैल्यू दिया है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वैल्यू ये दिया है, दैट इज -393.7 किलो जूल्स. बेटा लेट मी टेल यू, डेल्टा HF जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है बेटा, इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर 1 मोल. बट हमारे इस रिएक्शन में कितने मोल्स है कार्बन डाइऑक्साइड के, 3. तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे 3. ठीक है, तो ये तो प्रोडक्ट निकल गया, माइनस अब रिएक्टेंट लेना है बेटा. रिएक्टेंट में एक तो Fe2O3 है आयरन और दूसरा कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ कोक. तो बेटा यहाँ पे कार्बन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसका डेल्टा H भी हम क्या लेंगे, 0. तो रिएक्टेंट क्या बचा, Fe2O3. Fe2O3 का वैल्यू कितना है, 8242. बट उसके कितने मोल्स है यहाँ पे, 2. तो मुझे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय -8242 किलो जूल्स. राइट, सिंपली यहाँ पे जो आंसर आया, अगर वो आंसर पॉजिटिव आया रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक, अगर नेगेटिव आया रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक. तो यहां पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको राउंड अप करके मैं 4 बनाऊंगा. इट इज 4 3 12 ऑन कैरी. ओके 9 27 हो गया 28. ओके 3 9 10 11. सो इट इज 1182 माइनस जू, ये किलो जूल्स में बेटा चल रहा था, यस किलो जूल्स. ओके ओके यहां पे माइनस माइनस हो गया प्लस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, इट इज 4 8 4 16. सो आप सिंपली बेटा यहां देख पा रहे होगे बेटा, हमारे जो यहां पे पॉजिटिव टर्म है ये बहुत ही ज्यादा बड़ी है और नेगेटिव टर्म बहुत ही छोटी है. सो योर फाइनल रिजल्ट विल बी पॉजिटिव. योर फाइनल रिजल्ट विल बी पॉजिटिव. जब भी किसी रिएक्शन में डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव आएगा वो रिएक्शन क्या मानी जाती है, एंडोथर्मिक. तो दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक इन नेचर. व्हाई? बिकॉज योर डेल्टा RH जो है इस रिएक्शन का, दैट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव. राइट, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. हमारे पास 4 स्टेटमेंट दिए हैं बेटा, हमें इसमें से करेक्ट वाला ढूंढना है. राइट, तो स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन से. द थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ इज नॉट सफिशिएंट टू प्रेडिक्ट. यस, वेरी गुड, पहला ही ऑप्शन सही है बेटा. हमें क्या ढूंढना था, करेक्ट स्टेटमेंट. तो बेटा यहां इस ऑप्शन की तरफ नजर रखिए, क्या बोल रहा है, जो थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ है जिसका दूसरा नाम आप बोलते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इज नॉट सफिशिएंट टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस. यस, आपने पढ़ा होगा बेटा फर्स्ट लॉ, आपने फर्स्ट लॉ के लिमिटेशंस पढ़े होंगे, वहां पे आपने देखा होगा जो फर्स्ट लॉ जो है ये कभी भी प्रोसेस की जो डायरेक्शन है उसको कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. सो आपका टाइम भी बच गया. योर ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. राइट, वेरी राइट, बहुत ही इजी है. Be clear guys, if a process is both the endothermic and spontaneous, then क्वेश्चन बोल रहा है अगर आपकी प्रोसेस एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का मतलब क्या है बेटा, जहां पे डेल्टा H का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी हीट एब्जॉर्ब हुई होगी, एंड स्पॉन्टेनियस. तो आपको क्वेश्चन बोला इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है उसके लिए बेटा हमारे पास एक बेसिक सी फॉर्मूला है, दैट इज डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. राइट, अगर कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है उसका बेटा जो फैसला है वो डेल्टा G करता है बेटा. अगर डेल्टा G का वैल्यू नेगेटिव आएगा प्रोसेस इज कंसीडर्ड टू बी स्पॉन्टेनियस, अगर पॉजिटिव आएगा प्रोसेस इज कंसीडर्ड टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस. तो बेटा बताइए ये प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस. तो डेल्टा G का वैल्यू जो है ये नेगेटिव ही होना चाहिए, और डेल्टा H का वैल्यू क्या है यहां पे, पॉजिटिव, माइनस T डेल्टा S. अब हमें यहां पे डेल्टा S का वैल्यू देखना क्या होगा बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, यहां पे ये सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा कंसेप्ट इसमें लगाना है. अगर आप चाहते हो डेल्टा G का वैल्यू नेगेटिव आए तो इन दोनों का जो सम है या जो माइनस है वो क्या आना चाहिए, नेगेटिव. वो पॉसिबल तब है जब डेल्टा S का वैल्यू बेटा जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव. वो पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि जब T डेल्टा S टर्म पॉजिटिव बनेगी, सामने माइनस है, ये पूरी टर्म माइनस बनेगी, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर ये टर्म बड़ी होनी चाहिए, ये छोटी होनी चाहिए, तो बेटा तब जाके हमारा डेल्टा G का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव. सो यहां पे आप सिंपली क्या बोलोगे, डेल्टा S क्या आया, डेल्टा S
पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो योर ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट बेटा। क्यों बेटा, अगर डेल्टा एस का वैल्यू यहां पे नेगेटिव में डालता है तो क्या होता है सर, अगर आप ये नेगेटिव डालते हैं, नेगेटिव नेगेटिव क्या बनता है, पॉजिटिव, और यहां भी पॉजिटिव यहां भी पॉजिटिव, तो ये पूरी टर्म पॉजिटिव बनती। बट अगर ये पॉजिटिव बनती है, डेल्टा जी फिर नेगेटिव नहीं आता। मेरी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी नेगेटिव आना चाहिए, वो तब पॉसिबल है जब आपका एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस जो है दैट विल बी ग्रेटर और ग्रेटर देन 0, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। Next question, a swimming pool contains 1 into 10 raised power 5 liters of water. How much energy is in joules is required to raise the temperature of water from 20 to 25 डिग्री सेल्सियस? The specific heat, यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास 10 raised power 5 लीटर्स ऑफ पानी है, उस पानी का जो टेम्परेचर था दैट वाज 20 डिग्री सेल्सियस, और फिर मैंने कुछ हीट दी है जिससे टेम्परेचर चेंज हुआ 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस। हमें वही हीट ढूंढनी है। कितनी हीट मुझे लगी है पानी के 10 raised power 5 लीटर्स का टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने के लिए? तो यानी आपको Q का वैल्यू निकालना है। ये किसके बराबर आएगा, CSM डेल्टा T, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बेटा फॉर्मूला लगाओगे, आपको Q का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन ने क्या लिखा है, हाउ मच एनर्जी, एनर्जी का मतलब क्या है, हीट, हीट इज एनर्जी बेटा, राइट। अब यहां पे इसने डायरेक्टली हीट नहीं लिखा, इसने लिखा हाउ मच एनर्जी, तो आपको समझना है कि हीट की बात कर रहे हैं। सो स्पेसिफिक वैल्यू कितना है बेटा, CS स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू कितना है, 4.184 यानी 4.2 मल्टीप्लाइड बाय मास। तो क्या मुझे यहां पे पानी का मास दिया है? नो, मुझे पानी का वॉल्यूम दिया है, तो मुझे पहले वॉल्यूम को कन्वर्ट करना पड़ेगा मास में। तो बेटा सिंपली डेंसिटी की फॉर्मूला लगाइए। डेंसिटी किसके बराबर है, रो। डेंसिटी किसके बराबर है, मास बाय वॉल्यूम। आपको मास चाहिए बेटा, तो मास किसके बराबर आएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? रफली बेटा हमारे जो वाटर की डेंसिटी है दैट इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम बेटा यहां पे वॉल्यूम कितना है पानी का, वॉल्यूम जो है बेटा दैट इज 10 raised power 5 लीटर। बट यहां पे बेटा देखिए मैंने जो डेंसिटी की जो बेटा वैल्यू यहां पे डाला उसमें मैंने ml यूज किया, तो आपको वॉल्यूम को भी ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 लीटर कितने मिलीलीटर होता है, 10 raised power 3 मिलीलीटर, राइट। सो मिलीलीटर इनवर्स, मिलीलीटर कैंसिल, सो योर आंसर, योर मास ऑफ वाटर फॉर 10 raised power 5 liters will be 10 raised to power 8 10 raised power 8 gram. So your mass is 10 raised to power 8 into delta T, change in temperature, higher minus lower, delta T 25 minus 20, that is 5 degree. Okay, it will come as a 5 to the 10, it will be 21 into 10 raised power 8, right, joules. अब यहाँ पे बेटा आप देखिए आपका आंसर जो है वहां पे डेसिमल प्लेस यहां पे है बेटा, 2 के बाद ही डेसिमल लगा है, तो मैं डेसिमल को शिफ्ट करूंगा, ये आएगा बेटा 2.1 इनटू, मैंने डेसिमल को लेफ्ट शिफ्ट किया, डेसिमल यहां 21 के बाद डेसिमल है, मैंने लेफ्ट शिफ्ट किया तो पावर चढ़ेगा 10 raised power 9 जूल। अब जूल्स को किलो जूल में कन्वर्ट करूंगा, सो 2.1 इनटू 10 raised power 6 किलो जूल डिवाइड बाय 1000 जब हो जाएगा बेटा, तो आपका आंसर जो है दैट इज 2. ये बेटा ये आपका आंसर है 2.1 इनटू 10 raised power 6 किलो जूल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। Next question, choose the correct answer. A thermodynamic state function is a quantity, right? Question बोल रहे हैं कि हमारी जो स्टेट फंक्शन होती है वो क्या होती है बेटा, आप सबको पता है। तो स्टेट फंक्शन एक ऐसी फंक्शन है बेटा जिसका वैल्यू डिपेंड करता है सिस्टम के इनिशियल स्टेट पे और सिस्टम के फाइनल स्टेट पे। तो यहां पे देखते हैं कौन सा आंसर आएगा। Yes, used to determine heat change. No, ऐसा तो कोई कंसेप्ट नहीं है। Whose value? Yes, option second is correct बेटा। What is state function? जिसका वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, स्टेट पे, ना कि पाथ पे। यहां पे लिखा है whose value is independent of path. Very right, क्योंकि हमारी जो स्टेट फंक्शन है इसका वैल्यू पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इसका वैल्यू बेटा डिपेंड करता है किस पे, स्टेट ऑफ द सिस्टम पे, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है। Next, for the process to occur under adiabatic conditions, the correct condition is सीधे Q is equal to 0। आप सबको बेटा पता है जो भी कोई प्रोसेस एडियाबैटिक होती है वहां पे हीट ट्रांसफर क्या होती है, 0। वहां पे हीट चेंज क्या होती है, 0। तो योर ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। इसमें तो कुछ सॉल्व करना ही नहीं है, सिंपल फॉर ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट इज द एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टेट्स आर 0। अभी हमने बेटा क्वेश्चन किया था, आपने देखा था जब मैं स्मेल्टिंग ऑफ आयरन का क्वेश्चन दिखा रहा था, आपने वहां पे देखा जब भी कोई एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होता है बेटा उसकी एंथैल्पी हम क्या लेते हैं, 0। वेरी नाइस, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्म, ये थ्योरी बेस्ड है।
Next question, the equilibrium constant for the reaction N2 plus O2 in equilibrium with 2 NO is 4 into 10 raised power minus 4, यानी equilibrium constant यानी K equilibrium constant का वैल्यू कितना है 4 into 10 raised to the power minus 4, right? उसके बाद क्या लिखा है at 2000 Kelvin, टेम्परेचर भी दिया है. In the presence of catalyst, equilibrium is attained 10 times faster. Therefore, the equilibrium constant in the presence of catalyst at 2000 Kelvin is simple सा क्वेश्चन है बेटा. आप सोच रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारा डेटा दिया है, शायद न्यूमेरिकल है. कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है बेटा. It is simply a simple question. यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है हमारी एक रिएक्शन है जिसमें इक्विलिब्रियम आ गया 2000 केल्विन पे, और वहां पे हमने K का वैल्यू निकाला. जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आती है तब जाके हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम से. सो वो वैल्यू तो गिवन है. क्वेश्चन बोल रहा है इसी रिएक्शन में हमने कैटलिस्ट का यूज किया और ये रिएक्शन 10 गुना तेज गई. ठीक है, बट आप सबको पता है बेटा ये जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं बेटा उससे इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव होता है, बट वहीं पे होता है जहां पे कैटलिस्ट के बगैर भी हो रहा था. यानी द वैल्यू ऑफ K इज इंडिपेंडेंट ऑन यूज ऑफ कैटलिस्ट. चाहे आप कैटलिस्ट यूज करो या ना करो बेटा, आपकी K पे कोई भी असर नहीं पड़ता है. इक्विलिब्रियम अगर जल्दी अचीव करना चाहते हो तब कैटलिस्ट यूज करते हैं, बट इक्विलिब्रियम अपने ही जगह आता है बट फास्टर आता है, राइट? सो योर K विल बी सेम. सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सेकंड. जो K का वैल्यू बिफोर कैटलिस्ट था, कैटलिस्ट यूज करने के बाद भी आपका K का वैल्यू जो है वो सेम रहेगा. क्योंकि बेटा जो K का वैल्यू है ये खाली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ना प्रेशर पे करता है, ना इनिशियल कंसंट्रेशन पे करता है, ना कैटलिस्ट पे करता है. ठीक है, सो आपका आंसर ये आएगा बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज द रिएक्शन गो फारदेस्ट टू कंप्लीशन. यहां पे बेटा कुछ रिएक्शंस है, उनका K का वैल्यू दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्वेश्चन बोला. बताइए इनमें से कौन सी रिएक्शन है जिसका इक्विलिब्रियम लास्ट पाया है, जो कंप्लीट होने की थी और लास्ट में इक्विलिब्रियम आ गया. बेटा सिंपल आपने पढ़ा होगा, जितना K का वैल्यू ज्यादा होगा, जितना K का वैल्यू ज्यादा होगा उतने आपका जो प्रोडक्ट है बेटा वो डोमिनेट हो जाता है, वो डोमिनेट हो जाता है ओवर रिएक्टेंट. यानी जितना K का वैल्यू ज्यादा, आपके प्रोडक्ट्स ज्यादा बन गए होते हैं. इसका मतलब क्या है, रिएक्शन कहां पहुंची है, कंप्लीशन पे. तो यहां पे K का वैल्यू किसमें ज्यादा है, इसमें. पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पे 10⁻² है बेटा. क्योंकि आप सबको पता है K किसके बराबर होता है. अगर मेरी कोई रिएक्शन है तो ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, राइट? अगर मैं 2 प्रोडक्ट्स ले रहा हूं डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सपोज मैं 2 रिएक्टेंट्स भी ले रहा हूं यहां पे, ध्यान से देखना बेटा. तो K कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रेज़ द पावर दिया स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अब सिंपल यहां पे मुझे आप बताइए, जितना प्रोडक्ट ज्यादा होगा उतना ही K का वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है बेटा. तो सिंपल है, जितना K का ज्यादा वैल्यू प्रोडक्ट ज्यादा होगा. और जब प्रोडक्ट ज्यादा आएगा इसका मतलब क्या है, रिएक्शन में प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बना, यानी रिएक्शन बहुत दूर तक चली है, रिएक्टेंट्स बहुत कम हो चुके हैं, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन चुके हैं, यानी रिएक्शन कंप्लीट होने को आई है. सो योर K का वैल्यू जो है यहां पे वो 10⁻² ही आना चाहिए बेटा. जितना K का वैल्यू ज्यादा, रिएक्शन दूर गई होती है, इक्विलिब्रियम तक पहुंची होती है, कंप्लीशन को पहुंची होती है. फॉर द रिएक्शन N2 plus H2 in equilibrium with 2 ammonia the value of K would depend on, अभी मैं बोल रहा था बेटा सिंपली ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू खाली, इसकी जो वैल्यू है बेटा वो खाली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. ये तो सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है फ्रॉम द एनसीईआरटी, सबको पता है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, conjugate base of Bronsted acids H2O and HFR. अब यहां पे सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा. क्वेश्चन बोल रहा है कि आप बताइए ये जो यहां पे Bronsted acids है बेटा, आप सबको पता है एसिड्स एंड बेसिस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट कांसेप्ट्स आए. एरिहीनेस कांसेप्ट, Bronsted-Lowry कांसेप्ट एंड लेविस कांसेप्ट. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इक्विलिब्रियम. बेटा मुझे बताइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप बताइए कॉन्जुगेट बेस. देखो Bronsted-Lowry ने एक कांसेप्ट दिया था, जब कोई एसिड H+ देता है, जब कोई स्पीशीज H+ देता है उसको एसिड बोलते हैं, बट H+ देने के बाद जो पीछे टर्म बचती है दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस. तो बेटा सिंपल, जब H2OH, जब यहां पे बेटा सिंपल हमें कॉन्जुगेट बेसिस ढूंढनी है, वो कब पॉसिबल है, जब H+ देंगे. तो H2O की बात अगर करेंगे बेटा, H2O जब H+ देगा, ध्यान से देखना बेटा, H2O जब H+ देगा, पीछे क्या बचेगा, OH नेगेटिव. तो अगर H2O H+ दे रहा है, ये क्या बना, एसिड, और ये इसकी क्या बनेगी, कॉन्जुगेट, ये इसकी क्या बनेगी, कॉन्जुगेट बेस.
तो सिंपली हमारे H2O की जो कॉन्जुगेट बेस है दैट इज OH नेगेटिव, एंड दूसरा HF है बेटा, HF जब H पॉजिटिव देगा वहां क्या पीछे बचेगा, F नेगेटिव। सो HF अगर एसिड है आपका बेटा तो HF नेगेटिव इसका क्या आएगा, कॉन्जुगेट बेस। सो योर आंसर मस्ट बी OH नेगेटिव एंड F नेगेटिव, OH नेगेटिव एंड F नेगेटिव। सो योर ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। आप सबको ये बेटा पता है एसिड H पॉजिटिव देने के बाद बनाता है कॉन्जुगेट बेस, इसी तरह से अगर बेस होगी वो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करने के बाद बनाता है कॉन्जुगेट एसिड। आई होप आप सबको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। इंशाल्लाह जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।